Hello students, in today's lecture number 2 on the chapter alternating current, we shall discuss AC voltage applied to a resistor. रजिस्टर जिसे रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। रेजिस्टेंस से हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 80 वोल्ट AC वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब AC वोल्टेज अप्लाई होता है तो उस रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट और एसी वोल्टेज के बीच कितना फेज डिफरेंस आ जाता है, कितना टाइम लैग आता है और क्या पावर होता है, कितना हीट जनरेट होता है, कितना एवरेज पावर कंजम्पशन होता है, क्या रेजिस्टेंस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये भी हम बात करेंगे। सो वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर और इट इज ऑल्सो नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जब किसी सर्किट में केवल रेजिस्टर जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। सो फॉर दिस लेट ए एक सोर्स कंसीडर करते हैं, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कह दो या वोल्टेज कह दो, ईएमएफ और वोल्टेज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज which is connected to a resistor capital R, right? Let the alternating voltage applied या फिर कह सकते हो सप्लाइड इज व्हाट, कल हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया था V से, तो V इज इक्वल टू क्या इक्वेशन थी, Vm साइन ओमेगा टी। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। दिस इज द AC वोल्टेज दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। अब ये मान लीजिए सर्किट है, सर्किट में ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अक्रॉस हम एक AC वोल्टेज, ये सोर्स है AC वोल्टेज का, AC वोल्टेज ये सिंबल होता है बेटा AC वोल्टेज का, ये वेव बना देते हैं अंदर बॉक्स के अंदर। तो AC वोल्टेज जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वो कितना है, Vm साइन ओमेगा टी, इतना वोल्टेज अप्लाई किया है। तो ये जो वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, इस रजिस्टर R के अक्रॉस भी यही वोल्टेज होगा। मान लेते हैं कि इस वोल्टेज के अप्लाई करने से इसमें जो करंट फ्लो होता है वो कैपिटल I है। कैपिटल I इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ये करंट का वैल्यू कितना होगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है, क्या वोल्टेज और करंट सेम टाइम पर मिनिमम और मैक्सिमम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बात जानेंगे। तो देखिए, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से यदि हम देखें तो कितना वोल्टेज होगा आर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस है आर, करंट जो फ्लो हो रहा है वो है कैपिटल आई, तो इस आई के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर V की जगह हम लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, या फिर लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ से I का वैल्यू यदि हम निकालें तो Vm अपॉन आर साइन ओमेगा टी आ जाता है, ठीक है। अब ये जो Vm अपॉन आर है, दिस Vm अपॉन आर इज नथिंग बट द मैक्सिमम करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, कल भी इस बारे में हमने बात की थी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, वेयर Im इज इक्वल टू Vm अपॉन आर है, ठीक है। और ये Im है क्या,
मैक्सिमम करंट। कौन सा करंट? एसी करंट। या फिर क्या कह सकते हैं इसको, आईएम को? एम्पलीट्यूड। क्या कह सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हमने रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया Vm साइन ओमेगा टी, जो कि एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज अप्लाई करने से सर्किट में एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ, और इस अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन भी हमने डिराइव कर लिया। नाउ यू सी इक्वेशन 1 इज Vm साइन ओमेगा टी एंड इक्वेशन 2 इज Im साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, it is clear that, क्या clear है? It is clear that from equation 1 and 2, it is clear that there is no phase difference. There is no phase difference between AC voltage and current। कैसे कह सकते हैं फेज डिफरेंस? कैसे नहीं है? देखिए दोनों इक्वेशंस को देखिए। यदि आप इक्वेशंस को देखोगे तो एक इक्वेशन नंबर 2 देखिए और एक इक्वेशन नंबर 1 देखिए। Im मैक्सिमम वैल्यू है एसी करंट का, Vm मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का। साइन फंक्शन है, ये साइन वेव है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी साइन वेव है। यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी है। ये जो एंगल है ओमेगा टी, ये आपको बता देता है फेज। तो दोनों में तो सेम है, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी है। इसका मतलब फेज डिफरेंस है ही नहीं, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम इनका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर ले। क्या ड्रॉ कर ले? वेक्टर डायग्राम। दो तरीके के डायग्राम होते हैं, एक होता है वेक्टर डायग्राम और एक होता है टाइम डायग्राम। वेक्टर डायग्राम को हम फेजर डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज फेजर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम या फिर कहें फेजर डायग्राम। वेक्टर को हम फेजर भी नाम दे देते हैं, इसलिए फेजर डायग्राम भी इसे कहा जाता है। तो देखिए क्या है, ये है एक एक्सिस y, और ये है दूसरा एक्सिस x। ठीक है, ये एक्सिस x है, क्लियर। और ये एक्सिस कौन सा है? y। ठीक है, यहां तक। हम यहां पर एक्सिस x पर ले रहे हैं टाइम। क्या ले रहे हैं? टाइम। ठीक है, सेकंड में। ठीक है, और इधर y एक्सिस पर ले रहे हैं v और i। जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं वोल्टेज और करंट की, और जीरो के नीचे यदि हम जाएंगे तो वोल्टेज और करंट की नेगेटिव वैल्यू जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। सिमिलरली Im साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन है वोल्टेज की Vm साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन है Im साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है, कि जो वोल्टेज है, यदि हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का जो फेजर है यानी वेक्टर होगा, वोल्टेज का जो वेक्टर है, वोल्टेज वेक्टर या वोल्टेज फेजर कह दो, ये इस तरीके से होगा। और ये एंगल कितना होगा? टाइम के साथ जो एंगल होगा इसका, ये ओमेगा टी होगा। कितना होगा? ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यही तो आ रहा है, साइन ओमेगा टी, यानी एंगल इतना है। और ये किसका डायरेक्शन हो गया? ये वोल्टेज फेजर का डायरेक्शन हो गया। और ये जो टॉप है इसका फेजर का, ये एरो वाला जो एंड है, यदि इसको इधर मैच करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, Vm मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Vm, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज।
सिमिलरली करंट की यदि हम बात करें, करंट फेजर किस तरफ होगा? करंट फेजर भी तो वोल्टेज की डायरेक्शन में होगा। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 ये कह रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज फेजर है, वोल्टेज वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में करंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू ये देगा वो कितना होगा? IM। कितना होगा? IM। तो ये करंट फेजर हो गया और ये वोल्टेज फेजर हो गया। इसे कहते हैं हम वेक्टर और फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं? वेक्टर और फेजर डायग्राम। ठीक है, अब हम एक वेव और टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेव और टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी इसको और Im साइन ओमेगा टी इसको, दोनों को एक वेव की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे? वेव की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं वेव, या फिर जिसको क्या कहते हैं, टाइम डायग्राम। वेव डायग्राम बोलो या टाइम डायग्राम बोलो, ठीक है, एक ही बात है। जैसे कि वेक्टर और फेजर डायग्राम है, वैसे ही वेव और टाइम डायग्राम हम इसे कह सकते हैं। अब वेव और टाइम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए वही हम दो एक्सिस लेंगे। ये एक्सिस y है और ये एक्सिस है आपका x। ये क्या है? x। ठीक है, और ये आप जानते हो ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। ठीक है, अगर आप b इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, b इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यदि आप इसकी बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये एक साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है। और कैसी साइन वेव? देखिए, यदि हम वेव के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें वोल्टेज को, तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यानी ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन वेव ही तो आएगा इसका। ठीक है, साइन वेव आएगा, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आएगा इसका, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये आएगा आपका Vm। कैसे? क्योंकि आपने y एक्सिस पर क्या लिया है? V और I लिया है, वोल्टेज और करंट लिया है। इस जीरो के ऊपर पॉजिटिव y की तरफ तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं V और I की, और जीरो के नीचे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी V और I की। जैसे कि ये प्लस Vm है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वोल्टेज का, वो क्या आएगा? माइनस Vm आएगा। ठीक है, ये वोल्टेज का वेव डायग्राम हो गया। अब करंट के लिए देखें, करंट के लिए इक्वेशन क्या है? Im साइन ओमेगा टी है। ये देखिए, करंट का इक्वेशन क्या आया था? Im साइन ओमेगा टी, यानी ये भी एक साइन वेव है। ये भी एक कैसी वेव है? साइन वेव है। तो ये हम करंट के लिए ड्रॉ कर देंगे, यानी जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां करंट मैक्सिमम है, और जहां पर वोल्टेज मिनिमम है वहां करंट भी मिनिमम हो रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये सेम फेज में आगे बढ़ रहे हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी Im प्लस Im, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? माइनस Im। और ये जो डॉटेड लाइन का जो वेव डायग्राम है, इसे हम क्या कहते हैं? I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। देखिए, यहाँ t इज इक्वल टू 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये t इज इक्वल टू क्या है? हाफ साइकिल है, t/2, तो t/2 रखो। t/2 रखोगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा t की जगह t/2। तो क्या आ जाएगा? सिंपली भाई साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, इसमें आप साइन ऑफ ओमेगा t/2 रखोगे तो साइन ओमेगा कैपिटल टी का मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, क्या वैल्यू आई? साइन पाई। और साइन पाई क्या होता है? 0 होता है। साइन पाई 0 होता है, यानी t इज इक्वल टू 0 पर 0 था, इस पर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा वोल्टेज, और करंट भी 0 आ जाएगा। अगेन इस जगह जहां टाइम कैपिटल टी है वहां भी करंट 0 होगा। लेकिन यदि इस पॉइंट की बात करें जहां पर स्मॉल t का वैल्यू t/4 के बराबर होगा, तो यहां पर वोल्टेज और करंट मैक्सिमम आएंगे। t/4 रखोगे तो क्या आएगा? पाई बाई
t/4 आप रखोगे यहाँ पर तो π/2 आएगा, π/2 आएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम होता है। देखिए मैक्सिमम आ गया। वोल्टेज और करंट दोनों मैक्सिमम, एक साथ मैक्सिमम है और एक साथ मिनिमम हो रहा है, एक साथ मिनिमम एक साथ मैक्सिमम, पॉजिटिव साइड में एक साथ मैक्सिमम, नेगेटिव साइड में एक साथ मैक्सिमम, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं है वोल्टेज और करंट के बीच। तो ये वेव और टाइम डायग्राम हो गया। क्या हो गया? वेव और टाइम डायग्राम। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी? ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ की बात करेंगे, इसी टॉपिक में आता है ये। देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? आर आई। V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस है। इसमें भी हमने यही अप्लाई किया है। तो कहीं कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म है क्या? नहीं है। तो यदि आप रेजिस्टेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करोगे, मान लीजिए इधर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई पर आपने लिया मान लीजिए रेजिस्टेंस और इधर आपने लिया मान लीजिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते गए हम 0 से आगे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। कैसे पता चल रहा है? इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। यदि रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर आर के बजाय कुछ और होता तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। चलिए इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे जो हम बात करेंगे इसमें वो है एवरेज पावर कंजम्पशन। एवरेज पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन की बात करेंगे। कितना पावर कंज्यूम होगा, एवरेज क्या होगा उसका। देखिए, since we know that, क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। ये पावर का फॉर्मूला है। अब सिंस V इज इक्वल टू क्या है? रजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है। फॉर रजिस्टिव सर्किट V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है एंड करंट क्या है? IM साइन ओमेगा टी। यही तो निकाले थे अभी। ठीक है, दोनों की वैल्यूज रखें। देयरफॉर P वुड बी इक्वल टू, V की जगह रखें VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I की जगह रखें IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। VM IM और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये P की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? P की वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन ये तो पावर है, हमें निकालना है एवरेज पावर। क्या निकालना है? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर निकालने के लिए ये एवरेज लिख दिया मैंने। एवरेज पावर, एवरेज पावर, ये एवरेज का सिंबल होता है। अब देखिए, ये जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वोल्टेज और करंट की, ये तो टाइम पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये तो सेम है। देख लीजिए, यहाँ अलग अलग समय पर VM और IM की वैल्यू सेम आनी है। चाहे आप 0 की बात कर लीजिए, चाहे T/2 की बात कर लीजिए, चाहे T की, चाहे आगे चले जाइए, जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वोल्टेज और करंट की वो सेम आएंगी। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट जो है, वोल्टेज और करंट टाइम पर डिपेंड नहीं करते। इन मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वोल्टेज और करंट की, वोल्टेज और करंट की मैक्सिमम वैल्यूज टाइम पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको एवरेज से बाहर रखा जाएगा। तो एवरेज किस पर लगेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज निकलेगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं यहाँ पर सीधे सीधे। यदि आप एवरेज निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये क्या आता है? साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज आएगा 1/2। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होगा? 1/2। लेकिन यदि है साइन 2 थीटा तो एवरेज होगा 0। क्या है? साइन 2 थीटा या थीटा कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का एवरेज 0 होता है। कॉस 2 थीटा का एवरेज भी 0 होता है। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? VM IM, इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2।
इसका एवरेज वैल्यू हम मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रख लीजिए। और ये हो जाएगा वी एम, देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आधा इधर रख दिया √2 और √2 को यहाँ रख दिया, वी एम अपॉन √2 आई एम अपॉन √2, ये एवरेज पावर आई। अब यहाँ से देखिए वी एम अपॉन √2 क्या है, व्हाट इज वी एम अपॉन √2, ये है वी आर एम एस, क्या है वी आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एसी वोल्टेज। और आई एम अपॉन √2 क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो ये एवरेज पावर कंजम्पशन आया, यानी एवरेज पावर कंजम्पशन जो आ रहा है आपका किसके लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए कैसा है, मैक्सिमम है। एवरेज पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसका एग्जाम में, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू a purely resistive circuit, then prove that there is no phase difference between voltage and current phasors. Also draw vector or phasor diagram and wave or time diagram. Also calculate average power consumption in case of purely resistive circuit. और उसी में जोड़ देता है also draw a graph between resistance and frequency. इस टाइप से एक 3 नंबर का या 5 नंबर का सवाल इसके ऊपर आ जाता है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है एग्जाम्पल 7.1, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए क्या है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल कह रहा है ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट। एक लाइट बल्ब है जिसका रेटिंग कितना है, 100 वाट है। 100 वाट पावर का एक लाइट बल्ब है, ठीक है। और वोल्टेज कितना उस पर लिखा हुआ है, 220, ये रेटिंग है उसकी। पावर 100 वाट और वोल्टेज कितना है, 220। बल्ब के सरफेस पर लिखा रहता है, आपने देखा होगा ज्यादातर 100 वोल्ट 220 वोल्ट, यानी 100 वाट तो पावर है और 220 वोल्ट सप्लाई है वोल्टेज की, एसी वोल्टेज की सप्लाई। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ए क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या होगा। बी द पीक वोल्टेज, पीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सोर्स, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। नंबर 3 द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, बल्ब से आरएमएस करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, ये बातें पूछ रहा है। तो फर्स्ट ए पार्ट की हम बात करेंगे, ए पार्ट की बात करेंगे सॉल्यूशन में। ए पार्ट में पहले जो पावर गिवन है, पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वाट एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, मतलब इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये बल्ब जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है एक एसी वोल्टेज सोर्स से। इस तरीके का डायग्राम है और एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट और बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट है। ठीक है, ये फिगर्स दे रखे हैं। तो यहां पर सबसे पहले पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखिए आप जानते होंगे पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस, करंट भी हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी अपॉन आर लिख सकते हैं। जानते हैं आप आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, वी अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी पावर का ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से आर रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। अब बी की वैल्यू कितनी है ये भी लिखें, वी का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, इसका होल स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 100 वाट। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये दोनों कैंसिल हुए और इसकी वैल्यू आ गई 484 ओम, यानी इतना रेजिस्टेंस होगा बल्ब का। यह बल्ब के रेजिस्टेंस का आंसर आ गया। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी क्या कह रहा है, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज को हम मैक्सिमम वोल्टेज भी कहते हैं, पीक को हम मैक्सिमम नाम भी देते हैं। पीक हो गया जी, पीक हो गई, अब तो बात की पीक हो गई। ठीक है, लिमिट पार हो गई, मतलब पीक का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, पीक वोल्टेज क्या होगा। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि जो आरएमएस वोल्टेज होता है वी आरएमएस, ये क्या होता है, वी एम अपॉन √2 होता है।
ठीक है, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, √2 इंटू VRMS के बराबर आ जाएगा। अब ये VRMS क्या है, ये VRMS क्या है, जो भी AC वोल्टेज सप्लाई में होता है वो सब RMS वैल्यूज होती हैं। यदि यहाँ पर कोई करंट भी फ्लो होता तो वो RMS करंट होता। क्या होता, RMS करंट होता। तो ये जो वोल्टेज गिवन होता है जिसके कारण करंट फ्लो होता है सर्किट में, वो वोल्टेज यानी जो क्वेश्चन में गिवन होता है वोल्टेज, वो क्या होता है, RMS वोल्टेज होता है। और जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो RMS करंट होगा। तो RMS वोल्टेज कितना है, RMS वोल्टेज तो आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। जब इसको आप सॉल्व करोगे √2 इंटू 220 तो ये आ जाएगा, √2 का मतलब क्या होता है 1.414 और ये 220। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 311 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 311 वोल्ट। ये मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा। AC वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, जबकि DC वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 220। DC वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू ओनली 220 होता है, और DC वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 220 और AC वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न का आंसर और मिल रहा है, क्योंकि जो DC वोल्टेज है उसका वैल्यू तो केवल और केवल 220 वोल्ट है, जबकि AC वोल्टेज का वैल्यू 311 वोल्ट है। तो कौन ज्यादा डेंजरस हुआ, जिसका वोल्टेज ज्यादा है, यानी AC करंट इज मोर डेंजरस देन DC करंट। चलिए पार्ट सी करते हैं। द RMS करंट थ्रू द बल्ब, RMS करंट कितना फ्लो हो रहा है बल्ब से, ये पता करना है। यानी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वही तो RMS करंट होगा, और वही करंट किस में जाएगा, बल्ब में जाएगा। तो सिंस P इज इक्वल टू V इंटू आई, और यहाँ पर जो I है वो RMS वैल्यू है करंट का, क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज क्या, VRMS। वोल्टेज क्या, VRMS। और पावर कितनी है, पावर ऑफ द बल्ब IRMS इज इक्वल टू 100 अपॉन VRMS क्या है, 220 है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.450 एम्पियर, 0.450 एम्पियर ये वैल्यू आ जाती है। ये 0 से 0 आप कैंसिल कर देना और सॉल्व करना, तो कितनी वैल्यू आ गई, 0.450 एम्पियर। ये RMS करंट आ गया, 0.450 एम्पियर, ये RMS वैल्यू आ गई करंट की। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड। एक 100 ओम का रजिस्टर है जो कि जुड़ा हुआ है, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC सप्लाई से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द RMS करंट ऑफ द करंट इन द सर्किट, RMS वैल्यू क्या होगा करंट का, और व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। तो इसके सॉल्यूशन को यदि हम देखें तो पार्ट ए का सॉल्यूशन करें। क्या गिवन है पहले तो ये देख लो, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड। देखिए इस तरीके से ये 100 ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है किससे, एक 220 वोल्ट AC सोर्स से। 220 वोल्ट इसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ऐसे AC सोर्स से ये 100 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो RMS वैल्यू कितना होगा, जो करंट इसमें फ्लो होगा वही तो RMS करंट होगा, वही करंट, यही करंट तो RMS होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, निकालने के लिए RMS करंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो देखिए VRMS कितना है, देखिए IRMS चाहिए। IRMS क्या होगा, VRMS अपॉन R, यही तो होगा भाई, वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यदि आप RMS करंट निकाल रहे हो तो वोल्टेज कौन सा लेना पड़ेगा, RMS वोल्टेज अपॉन R। और RMS वोल्टेज कितना है यहाँ पर, ये जो वोल्टेज गिवन होता है ये RMS वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा। जो सर्किट में सोर्स जुड़ा हुआ है वो RMS वोल्टेज है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो RMS करंट है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जो तार खिंचे हुए आते हैं खंभों पर, उसमें जो वोल्टेज फ्लो होता है वो RMS वोल्टेज होता है, और जो करंट होता है वो RMS करंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो RMS वोल्टेज कितना है 220 और R कितना है 100, तो कितना आ गया करंट 2.2 एम्पियर आ गया, 2.2 एम्पियर ये करंट आ गया।
ठीक है। पार्ट बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। अब कौन सा करंट है ये, नेट पावर कंज्यूम्ड पूछ रहा है ओवर ए फुल साइकिल। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल, एक पूरे साइकिल में कितनी पावर कंजम्पशन होगी। अब ये सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव सर्किट है, तो इसमें जो पावर कंजम्पशन होता है, पावर कंजम्पशन क्या होता है रेजिस्टिव सर्किट में, पावर कंजम्पशन की यदि हम बात करें तो अभी अभी हमने निकाला एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ये होता है। और वी आर एम एस का वैल्यू कितना है 220 और आई आर एम एस कितना निकाला आपने 2.2। सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 2.2 का मतलब 22/10, जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी 484 वाट। ये एवरेज पावर कंजम्पशन आ जाएगा 484 वाट। ठीक है, नेट पावर कंज्यूम्ड, जो नेट पावर कंजम्पशन होगा इस सर्किट में, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो नेट पावर कंजम्पशन कितना आ गया 484 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल नंबर 7.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इससे पहले वाला एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.1 नंबर का सवाल था और उससे पहले हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.2 ये सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, दो पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। पार्ट ए में क्या कह रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300। पीक वोल्टेज है ये, तो पीक वोल्टेज का मतलब पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का पीक वोल्टेज यानी Vm दे रखा है। पीक वोल्टेज का मतलब ये है कितना है 300 पीक वोल्टेज है ये। ठीक है, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, यानी आरएमएस वोल्टेज क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, पार्ट ए में, किसमें, पार्ट ए में। तो आप जानते हो बी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, बी एम अपॉन रूट 2 होता है। तो यहाँ बस आपको बी एम का ही तो वैल्यू रखना है 300 और रूट टू का मतलब होता है 1.414। ठीक है, तो रूट 2 1.414 1 अपॉन रूट 2 को वैसे आप इतना भी लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट 2 का मतलब इतना भी होता है इंटू 300। तो 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू होता है 0.707। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 212.1 वोल्ट। ये आरएमएस वोल्टेज आएगा, ये आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा। अब इसके पार्ट बी में क्या कह रहा है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट, आरएमएस करंट दे रखा है, आई आरएमएस कितना दे रखा है 10 एम्पियर। और क्या पूछ रहा है, पीक करंट। पीक करंट मतलब मैक्सिमम करंट। तो पीक करंट जो होगा, पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट आई एम किसके बराबर होगा, देखिए फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2, ये फॉर्मूला होता है। तो आई एम का वैल्यू क्या आएगा, रूट 2 इंटू आई आर एम एस, और रूट 2 1.414 रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 और आई आर एम एस कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 14.14 एम्पियर। ये आरएमएस करंट आ जाएगा 14.14 एम्पियर, ये आरएमएस करंट हो जाएगा। तो ये हमारी बात हुई, हमने रजिस्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई किया और रजिस्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करके हमने देखा ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। रजिस्टर के अक्रॉस जब एसी वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई किया तो करंट का वैल्यू क्या आया, आई एम साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 और 2 से क्लियर हो गया कि वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में हमने वेक्टर और फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, तो इस तरीके से आया, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, सिमिलरली हमने वेव और टाइम डायग्राम इसका ड्रॉ किया। वेव और टाइम डायग्राम ड्रॉ किया तो वो भी इस तरीके से आया, ये वेव और टाइम डायग्राम, ये भी सेम फेज में आए। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ देखा कि कोई डिपेंडेंस नहीं है रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी पर। देन एवरेज पावर कंजम्पशन हमने निकाला, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट के फॉर्मूले से।
तो एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आ गया, BRMS इंटू IRMS, ये आ गया। उसके बाद में हमने ये 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, खुद आप सॉल्व करके देखिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। इससे आगे हम बात करेंगे AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।